नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के किसके साथी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन। जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं उनका हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके जुलाई 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, साथ ही 2022 जुलाई में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसका हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और जो विद्यार्थी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद साबित होगी। जल्दी से एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी, ये है आपका जीएस जीके प्रीवियस ईयर एमटीएस का। एमटीएस और हवलदार में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे 2022 के क्वेश्चनों का। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन साथी रिपीट होते हैं। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। और आपको बता दें कि अब आपकी क्लास प्रतिदिन 8 बजे, नियमित रूप से प्रतिदिन 8 बजे हो जाएगी। आज आपकी क्लास फर्स्ट है। अब प्रतिदिन लगभग 15 से 20 क्लासों में हम प्रीवियस ईयर कवर करेंगे और आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम होगा तो उनका एनालिसिस भी करेंगे। एक बार से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा साथी, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। देखो, बहुत सारी सभाएं होती हैं गांव में, जब लोग खाना पीना खा के अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, उनके यार दोस्त तो बातें करते हैं कि हमारे बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो गया, किसी का एमटीएस हो गया, कोई सीजीएल क्वालिफाइड कर गया, कोई दरोगा बन गया, कोई जीडी क्वालिफाइड कर गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें से हमारे भी पिताजी शामिल होते हैं। तो कहते हैं मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है। तो यार देखो, वही लोग जो आपको ताना मारते हैं कि मेरा बेटा हो गया, आपका नहीं हुआ, इस तरह से बातें होती हैं तो पिताजी को बहुत दुख होता है। इन सभी के लिए हमें हिम्मत नहीं खोनी, हमें अपने पिताजी को हौसला देकर रखना है। कहना है, वही कह रहा है कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। इसी जोश और जुनून के साथ चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। आज का पहला क्वेश्चन है साथी, कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? जल्दी से बताएंगे, जो पंडित शिव कुमार शर्मा है इनका नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आपको याद रखना है साथी, ये आपका प्रीवियस ईयर है तो आपका वही आंसर की है, इसमें आंसर सभी में लगा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संतूर। क्या हो जाएगा साथी? हमारा संतूर इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे संतूर कौन कौन संबंधित हैं। तो एक याद रखेंगे आप, भजन सोपारी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भजन सोपारी का नाम भी पूछा जाता है। हाल ही में इनका देहांत भी हो गया है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रख लेंगे। भजन सोपारी का संबंध भी किससे है? तो याद रखेंगे संतूर वादक से है। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछ ले साथी आपसे सितार, तो सितार में आपको याद रखना है साथी रविशंकर, पंडित रविशंकर को याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितार में पंडित रविशंकर को याद रखेंगे आप। इसके अलावा आप याद रखेंगे बिलायत खां को। किसको साथी? बिलायत खां को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है साथी। एक तो आपका वाद्य यंत्र हो गया और उससे संबंधित कलाकार हो गए, या फिर आपका लोक नृत्य हो गया, उससे संबंधित कलाकार हो गए, आपके फोक डांस हो गए, जो अन्य डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे एसएससी जीडी। तो आप याद रख लेंगे, सितार से संबंधित पूछे तो रविशंकर को बताना है, पंडित रविशंकर को, और बिलायत खां को बताना है। और संतूर से पूछे पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। इसके अलावा आपके भजन सोपारी हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ढोलक। देखो, ये अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपको याद रखना है, कम्मू उस्ताद नाम है इनका। जो ढोलक बजाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध हैं, इनका नाम है कम्मू उस्ताद। इनका पूरा नाम है साथी, इनका पूरा नाम है कमरुद्दीन, इसीलिए इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? कम्मू उस्ताद कहते हैं। इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे नादस्वरम। नादस्वरम कौन बजाता है? तो साथी आप लोग याद रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका टी जयशंकर। क्या नाम हो जाएगा? टी जयशंकर आपके नादस्वरम बजाते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नादस्वरम, टी जयशंकर हो जाएंगे। सितार से आपके रविशंकर, बिलायत खां हो जाएंगे। संतूर में भजन सोपारी पंडित शिव कुमार शर्मा। ढोलक में आपके कम्मू उस्ताद या कमरुद्दीन उस्ताद। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संतूर। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? देखो, क्वेश्चन आपको बहुत गौर से पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा है? अघुलनशील लिखा है, मतलब जो घुलता नहीं है।
तो आपको याद रखना है जो आपका चॉक पाउडर होता है, क्या साथी, आपका जो होता है चॉक पाउडर, ये आपका पानी में अघुलनशील है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चॉक पाउडर को ही साथी हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से, किसके नाम से, तो याद रखेंगे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम जानते हैं चॉक पाउडर के नाम से, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग छाप के बता देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बता देंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट चॉक पाउडर होता है, ये पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखो दूध तो पानी में मिल जाता है, कितना भी दूध में कितना भी पानी डाल दो पता नहीं चलता दूध है या पानी। और चीनी आपने देखा होगा, आपका जो वो जलेबी बनती है उसका रस बनता है चीनी का। इसके अलावा आप याद रखेंगे नमक, नमक भी हमारा सब्जी में घुलता है। ये सभी घुलनशील हैं, जो अघुलनशील है उसका नाम हो जाएगा चॉक पाउडर। यह इसके स्थान पर आपको देगा रेत, रेत देखो पानी में रेत भी अघुलनशील है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारत सरकार के किस विभाग ने, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। आप याद रखेंगे जो 2022 में अप्रैल में, पहली बात तो आप अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था, तो याद रखेंगे भारत सरकार ने किया था पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय के लिए भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी जो आपका इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री, तो आप याद रखेंगे साथी पुरुषोत्तम रूपाला। कौन साथी, पुरुषोत्तम रूपाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुरुषोत्तम रूपाला है ये आपके पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो इसकी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी ये बेंगलोर से हुई थी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। कहाँ से हुई थी साथी, बेंगलोर से हुई थी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कहाँ से हुई थी, बेंगलोर से हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने थी, तो याद रखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला ने, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ सकता है वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है, तो आप याद रखेंगे वाणिज्य विभाग के मंत्री है श्री पीयूष गोयल। कौन साथी, श्री पीयूष गोयल जी वाणिज्य विभाग के मंत्री हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। वाणिज्य विभाग कौन है, श्री पीयूष गोयल, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आप लोग जल्दी से बताएंगे जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। देखो एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको प्राकृतिक महसूस होता है जो मनुष्य ने बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, हमारा बगीचा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बगीचा इसका आंसर हो जाएगा। देखो बगीचा हम लोग क्या बनाते हैं, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, आम के वगैरह वगैरह, आम है, नीम है, शीशम है, और आपके इस तरह से बहुत सारे पेड़ लगाकर एक बगीचा बनाते हैं। तो हम स्वयं बनाते हैं यानी कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित, तो बगीचा हो जाएगा। तालाब आपने देखा होगा, हालांकि अब तालाब बनाए जाने लगे हैं लेकिन प्राकृतिक तालाब होते हैं, झील आपकी प्राकृतिक होती हैं, और जंगल भी आपके कैसे होते हैं, प्राकृतिक। बगीचा ही एकमात्र स्थान है जो कृत्रिम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का आभास करवाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्य ने बनाया है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि भारत में 2000 क्या कह रहा है साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या था। क्या पूछा है, भारत का लिंगानुपात लगभग क्या था, तो याद रखेंगे इस समय 2011 की जनगणना हुई थी साथी, इसमें लिंगानुपात था आपका 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे सबसे अच्छा यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर था, तो याद रखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात आपका था साथी केरल में। केरल में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात था और सर्वाधिक साक्षरता भी थी, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सबसे अच्छी साक्षरता या सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ पर था, तो याद रखेंगे साथी केरल में था, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, सबसे कम भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखेंगे सबसे कम हरियाणा में था साथी। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर था, तो याद रखेंगे हरियाणा में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ ले सर्वाधिक, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता आपकी केरल में सर्वाधिक हो गई। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर थी, सबसे कम साक्षरता तो याद रखेंगे बिहार में सबसे कम साक्षरता थी। इसके अलावा आप देख लेंगे बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व था, क्या साथी, जो जनघनत्व सर्वाधिक था कहाँ पर था, तो याद रखेंगे जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ पर था, तो बिहार में था, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर था, सबसे कम पूछ ले आपसे, तो याद रखेंगे साथी अरुणाचल प्रदेश में था। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। प्रति वर्ग किलोमीटर में आपके अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहते थे, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे,
ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार साथी नागालैंड, जो आपका नागालैंड राज्य है, इसकी जनगणना बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी, घट गई थी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की जनगणना आपकी घट गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना का नारा क्या था। देखो एसएससी आपसे वही क्वेश्चन पूछता है। अभी जीडी में क्वेश्चन पूछा आपसे, एसएससी ने पूछा कि नारा क्या था, तो हो सकता है एमटीएस में आने वाले दिनों में इसको भी पूछ ले। तो आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना। क्या नाम था साथी, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या नाम था साथी, इसका नाम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ये नारा था। कब का नारा था, तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कौन सी ट्रेन सबसे तेज रफ्तार से चलती थी। जल्दी से बताएंगे, अप्रैल 2022 के अनुसार भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन थी। तो याद रखेंगे साथी वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है साथी, वंदे भारत एक्सप्रेस। जब वंदे भारत एक्सप्रेस आया तो इनमें से कुछ ट्रेनें याद रख लेंगे। देखो वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से जानते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से जानते थे, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, यदि आपसे पूछ ले वंदे भारत एक्सप्रेस पहली ट्रेन किस किस के मध्य चली, कहाँ से कहाँ के बीच फर्स्ट चली, तो याद रखेंगे आपकी फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी, जो पहली ट्रेन थी, ये आपकी चली थी दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से साथी, याद रखेंगे जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली से लेकर के कहाँ तक चली थी, तो याद रखेंगे वाराणसी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली ट्रेन चली थी। यदि पूछ ले साथी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत किस किस के मध्य चली, दक्षिण भारत की, तो याद रखेंगे ये चेन्नई से मैसूर तक चली थी। कहाँ साथी, चेन्नई से लेकर मैसूर तक। इसको अच्छे से याद रखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपकी है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है, और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत चेन्नई से लेकर के मैसूर तक चलती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा था सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। देखो साथी, यही क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, लेकिन तब क्या पूछा गया था, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये पूछा गया था एसएससी जीडी में। परंतु आपसे यहाँ पर क्या पूछा था कि अंत्योदय अन्न योजना किससे लड़ने के लिए दूर हुई थी। तो याद रखेंगे साथी, गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने, किससे, तो याद रखेंगे साथी गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2000 में, कब साथी, दिसंबर 2000 में, दिसंबर सन 2000 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे, दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथी, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा था निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिन्हें स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वह व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया है। तो याद रखेंगे साथी, ये है आपकी लता मंगेशकर। क्या नाम है साथी, लता मंगेशकर। इनको अच्छे से याद रखेंगे। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे लता मंगेशकर को जाना जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे साथी, यदि पूछ ले लता मंगेशकर के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखेंगे एक तो लता मंगेशकर पुरस्कार, एक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, जो लता दीनानाथ वाला पुरस्कार दीनानाथ वाला है, एक मिनट साथी, यदि आपसे जो पूछे कि दीनानाथ वाला जो पुरस्कार लता दीनानाथ अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो याद रखेंगे पीएम मोदी को दिया गया। किसको साथी, पीएम मोदी को। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। पहला लता दीनानाथ अवार्ड किसे मिला, पीएम मोदी को मिला। और 2022 में लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला, 2022 में, तो याद रखेंगे साथी सोनू निगम को मिला। किसको, सोनू निगम को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे सभी साथी। ठीक है, यदि पूछ ले साथी आपसे यहाँ पर जो आपकी तरला जोशी है, क्या पूछ ले साथी आपसे, तरला जोशी पूछे कौन है, तो याद रखेंगे ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। कौन साथी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ठीक है, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। जी हाँ साथी, वही कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो साथी आपकी भानु अथैया थी, जिन्हें भारत का पहला ऑस्कर मिला था। ठीक है, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, तो याद रखेंगे तरला जोशी। इसके अलावा साथी आपसे पूछ सकता है अभिलाषा पाटिल। अभिलाषा पाटिल पूछे तो याद रखना है साथी, ये आपकी अभिनेत्री है। क्या है साथी, ये आपकी अभिनेत्री है, यानी कि आपकी एक्ट्रेस है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अभिनेत्री आपकी हो जाएंगी कौन, अभिलाषा पाटिल। इसके अलावा सरोज खान पूछे ये कौन है, तो याद रखना है सरोज खान आपकी साथी कोरियोग्राफर है। क्या है साथी, कोरियोग्राफर। ठीक है, कोरियोग्राफर का होता है तो याद रखेंगे जो डांस सिखाता है आपको, क्या, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें यानी कि डांस है और एक्टिंग करना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, कोरियोग्राफर कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से, एक मिनट, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी भारत के किस बौद्ध स्थल
पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? देखो साथी, ये मैंने क्वेश्चन आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म से सबसे पहले प्रचार कहाँ पर किया था? तो याद रखेंगे साथी सारनाथ में। सबसे पहला प्रचार क्या पूछा है? सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ पर किया था? क्या पूछा है? सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ पर किया था? इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछा है तो सारनाथ में, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि साथी आपसे पूछ ले कि आपका बोध गया, तो याद रखेंगे बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे ज्ञान की प्राप्ति होती है आपकी बोध गया में। इसके अलावा साथी पूछ ले बाराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो याद रखेंगे साथी बिहार में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले आपसे, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी ऑप्शन से ही बनाता है अगले पेपर के लिए। तो बाराबर की गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी? बिहार में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कुशीनगर, यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। क्या हुआ था साथी? जो आपका महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, यानी कि मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना क्या दिया था साथी? अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अंतिम उपदेश, कई टीचर बताते हैं आपको अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है साथी। अंतिम उपदेश आपका कुशीनगर में दिया था, ये भी याद रखेंगे। यानी कि पूछा हमसे सबसे ज़्यादा यदि पूछ ले, देखो यहाँ पर पूछा है पहला, तो पहला पूछे सारनाथ में, अंतिम उपदेश पूछे कुशीनगर में। यदि पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, क्या पूछ ले आपसे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो याद रखेंगे साथी श्रावस्ती में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो याद रखेंगे श्रावस्ती में। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति की आप बोधगया में होती है, बाराबर की गुफाएं बिहार में हैं, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश और इनका महापरिनिर्वाण हुआ। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा साथी? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग साथी याद रखेंगे NaHCO3। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं साथी? इसी को आप, एक मिनट साथी, इसी का आपको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या साथी? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा को। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी आपसे CaSO4 क्या होता है? CaSO4 क्या होता है? तो याद रखेंगे साथी ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है साथी? कैल्शियम सल्फेट। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कैल्शियम सल्फेट आपका क्या हो जाएगा? CaSO4 हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा NH4Cl पूछे तो याद रखना है साथी, ये नौसादर का फॉर्मूला होता है। किसका? नौसादर का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। NH4Cl ये नौसादर का फॉर्मूला होता है। इसी को अमोनियम आपको नोरेनियम कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनियम। इसी को क्या कहते हैं? NH4Cl। आपको याद रखना है, कुल मिला के क्या हो जाएगा? आपका नौसादर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछे Na2CO3, तो याद रखना है ये होता है साथी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है साथी? सोडियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा? आप याद रखेंगे Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे तो याद रखना है NaHCO3 होगा। यदि पूछे केवल सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्या पूछा है साथी हमसे? भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक चलता है? वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? देखो, अर्थव्यवस्था में जो आपका वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक वर्ष कितने में होता है? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कहाँ से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसे क्या कहेंगे? वित्तीय वर्ष कहेंगे, अर्थव्यवस्था का वित्तीय वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। GD हो आपका, या MTS हो, या CHS हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप छाप के रखेंगे सभी साथी। जो आपका वित्तीय वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी सेम आग्नेय चट्टान का उदाहरण। क्या कह रहा है? सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो आपका सेम आग्नेय चट्टान होता है? तो याद रखेंगे ये होता है बेसाल्ट। क्या होता है? आसिताश्म भी कहते हैं इसे, और इसका नाम क्या होता है? बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, सेम आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे चूना पत्थर को ही कहते हैं हम लाइमस्टोन। ठीक है, ये होता है साथी आपका अवसादी का। किसका? इसको अच्छे से याद रखेंगे। अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या होता है? चूना पत्थर। बलुआ पत्थर भी आपका अवसादी का होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका संगमरमर होता है ये आपका कायांतरित चट्टान। किसका साथी? कायांतरित चट्टान होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये कायांतरित जो चट्टान होती है अवसादी चट्टान का ये एक रूप होती है। जो आपका संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये आपका अवसादी का है। लेकिन यदि संगमरमर स्पेशल पूछ ले तो याद रखेंगे कायांतरित चट्टान।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, कह रहा है FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश ने जीता था। तो आप याद रखेंगे इसको जीता था बेल्जियम ने। ये तो था आपका साथी पुराना करंट अफेयर। इसके अलावा आपसे पूछ ले 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हुआ है। तो याद रखेंगे साथी ये हुआ है आपका इंडिया में। कहाँ पर साथी, इंडिया में इसका आयोजन हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंडिया में कहाँ पर हुआ है। तो याद रखेंगे ओडिशा राज्य में। कहाँ पर साथी, ओडिशा राज्य के राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा आपका साथी बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन साथी, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे ये राउरकेला में स्थित है। कहाँ पर, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी पूछ ले 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ ये जीता किसने है। यदि पूछ ले इसको जीता किसने है तो याद रखेंगे साथी इसको जीता है जर्मनी ने। किसने साथी, जर्मनी ने जीता और हराया किसे है। तो याद रखेंगे इसका उपविजेता, क्या पूछे, उपविजेता। जो 2018 में विजेता था वो 2023 में क्या रहा है, उपविजेता रहा है। यानी कि उपविजेता कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेल्जियम। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम आपका उपविजेता है, जर्मनी इसको जीता है। 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। पहली बात तो इसका आयोजन हुआ है आपका भारत में। इसके अलावा इसको जीता किसने है, तो जर्मनी ने जीता, उपविजेता इसका बेल्जियम रहा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि साथी इंडिया इसमें किस स्थान पर रहा। यदि पूछे इंडिया किस स्थान पर रहा तो इंडिया आपका 9वें स्थान पर रहा। किसमें, 9वां स्थान जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपके इंडिया का हुआ है, क्योंकि इंडिया ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी गुलाम वंश के शासक, क्या पूछा है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1286 ने किसकी उपाधि धारण रखी थी। मतलब आप बताएंगे गुलाम वंश का जो गयासुद्दीन बलबन था इसने किसकी उपाधि धारण की थी। तो याद रखेंगे इसने की थी जिल्ले लाई की उपाधि। जिल्ले लाई का मतलब क्या होता है, भगवान का ही प्रतिरूप। वो कहता था मैं स्वयं ही भगवान हूँ, यानी कि भगवान की छाया हूँ, यानी कि भगवान का अवतार हूँ। कौन कहता था, तो याद रखेंगे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले यदि मुगल वंश में, किसमें साथी, मुगल वंश में जिल्ले लाई किसे कहते थे। तो याद रखेंगे मुगल वंश में जिल्ले लाई कहते थे अकबर को। किसको साथी, अकबर को जिल्ले लाई कहते थे। अकबर को ही हम मुगल वंश में क्या कहते थे, जहाँ पना भी कहते थे। क्या कहते थे, जहाँ पना भी कहते थे मुगल वंश में। लेकिन जो यदि पूछे दिल्ली सल्तनत में जहाँ पना किसे कहते थे तो याद रखेंगे इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश में नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST को हम कब कब कहते थे तो याद रखना है ये आपका सल्तनत काल में। साथ ही सल्तनत काल आपका अलग है और आपका मुगल काल अलग है। सल्तनत काल में आपके जो आपका जहाँपना था वो आपका फिरोज शाह तुगलक था, और मुगल काल में जहाँपना कौन था तो याद रखेंगे अकबर था, और मुगल काल में जिल्ले लाई कौन था तो याद रखेंगे अकबर था। ठीक है, और क्या पूछा हमसे, गुलाम वंश के शासक, यानी कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी तो याद रखेंगे जिल्ले लाई की। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे इससे गयासुद्दीन बलबन से कि साथ ही गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई थी। किसकी, सिजदा और पैबोस की। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी तो याद रखेंगे गयासुद्दीन बलबन ने। और जो आपका गयासुद्दीन बलबन था इसी ने साथ ही चालीसा दल को भी खत्म किया था। किसको, जो आपका चालीसा दल था, चालीसा दल था, इसी दल को किसने खत्म किया था तो याद रखेंगे गयासुद्दीन बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, और चालीसा दल चलाया किसने था, यदि पूछ ले चलाया किसने था तो याद रखेंगे साथ ही इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। किसने, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। ठीक है, खत्म किसने किया था तो गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई, गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की तो याद रखेंगे जिल्ले लाई की। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है व्यपगत के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया था। जो आपका व्यपगत सिद्धांत था इसी को कहते थे साथी राज झड़प नीति, इसी को कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये किसने चालू की थी तो याद रखेंगे डलहौजी ने चालू की थी। किसने, डलहौजी ने। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। डलहौजी ने 1848 में इसके तहत सबसे पहले सतारा जिले को मिलाया था। किसके, जो आपका सतारा राज्य था मराठाओं का, इसको सर्वप्रथम 1848 में डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मिला लिया था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहला कौन था तो सतारा था, और जो आपका 1856 था, क्या साथी 1856 में तो याद रखेंगे इसको मिलाया था झांसी को। किसको साथी, झांसी को 1856 में मिलाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन के तो देखो, यदि साथी आपसे पूछ ले कार्नवालिस, क्या पूछ ले सॉरी यदि पूछ ले आपसे कार्नवालिस तो आप याद रखेंगे जो कार्नवालिस है इसको हम कहते हैं साथी सिविल सेवा का जनक। किसका साथी, सिविल सेवा का जनक। इसी ने क्या चलाया था, इसी ने चलाया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बंगाल में इसने क्या चलाया था, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था तो याद रखेंगे कार्नवालिस ने। आपसे पूछ ले माउंटबेटन तो याद रखेंगे ये लाया था 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाता है जिसके तहत भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है।
इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी लॉर्ड कैनिंग पूछ ले तो याद रखेंगे कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। क्या था साथी? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे ये आपका कैनिंग था। और कैनिंग के ही समय साथी आपका 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। कैनिंग उस समय वायसराय था जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो याद रखेंगे लाहौर की संधि हुई थी, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपकी लाहौर संधि है ये कम चर्चा में रही थी, लेकिन आपकी ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपकी संधि हुई थी साथी महाराजा दलीप सिंह, किसके मध्य? महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य हुई थी। यानी कि कह सकते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा दलीप सिंह, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य या महाराजा दलीप सिंह के मध्य एक संधि होती है। ठीक है, इसके साथ ही महाराजा दलीप सिंह कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। ठीक है, लंदन जाते हैं। और ये अपना कोहिनूर का हीरा, क्या साथी? कोहिनूर जो हीरा है ये आप किसको दे देते हैं? महारानी विक्टोरिया को दे देते हैं। ये आप किसे दे देते हैं? महारानी विक्टोरिया को क्या दे देते हैं? आप कोहिनूर दे देते हैं। ठीक है, कोहिनूर आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। जो आपकी गोलकुंडा की खान तेलंगाना में वर्तमान में पड़ती है, ये आपका कोहिनूर इसी खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिण भारत से कोहिनूर कौन लाया था? तो याद रखेंगे मलिक काफूर लाया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे लूनी। कौन सी नदी साथी? लूनी नदी। लूनी नदी आपकी कहाँ की? तो याद रखेंगे भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। और इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? जो आपका रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, रेगिस्तान की गंगा किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे लूनी नदी को। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी आपसे बेतवा नदी, तो याद रखेंगे साथी ये यमुना की सहायक है। किसकी साथी? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा बनास नदी पूछ ले आपसे, तो आप याद रखेंगे बनवास नदी जो आपकी चंबल नदी है, जो आपकी चंबल नदी है ये इसकी सहायक है। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। पचनदे नामक स्थान पर जालौन इटावा के पास चंबल नदी यमुना में मिलती है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। देखो बनास नदी चंबल की सहायक और चंबल यमुना की सहायक, बेतवा यमुना की सहायक। और यमुना किसकी सहायक? तो याद रखेंगे गंगा की सहायक है। ठीक है, यमुना किसकी सहायक? गंगा की सहायक। और कोसी पूछ ले, कोसी नदी जो साथी है ये आपकी बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिहार का जो शोक है किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कोसी नदी को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2023 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्या पूछा है? कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबानी करेगा? तो साथी अभी आपको बताया था जो आपका ओडिशा है। क्या साथी? ओडिशा है। यहाँ पर आपका क्या हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ है। और इसको जीता किसने है? जीता है आपका कौन साथी? तो याद रखेंगे जर्मनी जीता है। जा से जीता, जा से जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इसको क्या करा है? जर्मनी ने इसको जीता है। और हराया किसे है? तो याद रखेंगे बेल्जियम को हराया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो विजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। जीता कौन? जर्मनी जीता। ठीक है, 2023 का, माफी चाहेंगे, 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और 9वें स्थान पर कौन रहा? इसको याद रखेंगे भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा। आयोजन कहाँ पर होता है? उड़ीसा के राउरकेला और आपके भुवनेश्वर में होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जो आपकी ये पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, इसके लेखक है साथी सीताराम येचुरी। कौन साथी? सीताराम येचुरी इसके लेखक है। इसके अलावा आपको जानना है कि सीताराम येचुरी कौन है, तो आप याद रखेंगे जो सीताराम येचुरी है साथी, ये जो आपकी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या साथी? कम्युनिस्ट पार्टी। जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, देखो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में, इसके दो भाग हैं। एक आपकी लेनिनवादी है, एक आपकी मार्क्सवादी है, एक आपकी मार्क्सवादी है, इसके अलावा एक लेनिनवादी है। यानी कि दो विचारधारा की एक पार्टी है, इनको याद रखेंगे। मार्क्सवादी जो कांग्रेस पार्टी है इसके कौन है? ये इसके हेड रह चुके हैं सीताराम येचुरी। कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है साथी, कौन? जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। देखो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी आपकी एम.एन. रॉय ने, परंतु आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक मार्क्सवादी एक लेनिनवादी। जो आपकी मार्क्सवादी थी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं आपके सीताराम येचुरी। और इन्हीं की पुस्तक के साथ ही मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रणब मुखर्जी कौन रहे? तो याद रखेंगे भारत के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या साथी? भारत के ये क्या रह चुके हैं? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रणब मुखर्जी आपके 13वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओडिशा से आपको याद रख लेना ओडिसी। ठीक है, इसके अलावा आपके यदि पूछे नृत्य शैली कितनी है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं,
तो आप याद रखेंगे जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, क्या साथी, शास्त्रीय आपके नृत्य हैं, ये कुल मिलाकर कितने हैं, ये 8 हैं साथी, कितने, 8। आप याद रखेंगे एक तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा कथकली, क्या हो जाएगा साथी, कथकली हो जाएगा। कथकली के अलावा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे कत्थक हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, कत्थक हो जाएगा, ठीक है। कत्थक के अलावा आप याद रखेंगे आपका ओडिसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी के अलावा याद रखेंगे आप मणिपुरी हो जाएगा, क्या साथी, मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी के अलावा आप याद रखेंगे साथी कुचिपुड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने हो गए, तो आपके 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, और आपका मोहिनी अट्टम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, एक रह गया साथी आपका सत्रिया, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुल मिलाकर भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुल मिलाकर भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जो आपका ओडिसी है ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य से हो जाएगा। यदि पूछे भरतनाट्यम तो याद रखेंगे तमिलनाडु से, मोहिनी अट्टम और आपका कथकली पूछे तो आप याद रखेंगे ये दोनों केरल से हैं, और आंध्र प्रदेश से पूछे तो आप याद रखेंगे कुचिपुड़ी है इससे संबंधित, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 विधानमंडल है, आप बताएंगे किन ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 विधानमंडल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। महाराष्ट्र में 2 विधानमंडल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके 6 राज्य हैं साथी, कितने, 6 राज्य हैं, वैसे तो 7 थे परंतु जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर आपका क्या बन गया, यूटी। तो आपके 6 राज्य हैं आप याद रखेंगे जिसमें विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद है, यानी कि 2 सदनीय विधानमंडल है। तो आपका एक तो साथी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा साथी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा आप याद रखेंगे आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अलावा आप याद रखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी कर्नाटक, क्या याद रखेंगे, कर्नाटक याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी बिहार, क्या याद रखेंगे, बिहार। इसके अलावा आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। कुल मिलाकर ये जो 6 राज्य हैं इनमें 2 सदनीय विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। यानी कि यहाँ पर विधान जो सभा है इसके साथ साथ आपकी विधान परिषद भी है, ठीक है। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखो साथी आपको याद रखना जो आपके मौलिक कर्तव्य हुए थे ये आपके हुए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, क्या हुआ था साथी, जो आपका 42वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके तहत कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। कितने साथी, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। याद रखेंगे ये हमने लिए थे यूएसएसआर से। यूएसएसआर का वर्तमान नाम क्या है, रसिया, ठीक है। यूएसएसआर का विघटन हो जाता है जिसमें रसिया सबसे बड़ा देश निकल कर आता है। तो 42वां संविधान संशोधन होता है साथी 1976 में। इसमें हमने क्या जोड़ा, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कहाँ से लिए, यूएसएसआर से लिए। इसके अलावा हमने किया 86वां संविधान संशोधन। क्या किया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। कब करते हैं, तो साथ याद रखेंगे साथी 2002 में, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ते हैं। कौन सा, 11वां। और ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका, ये साथी हो जाएगा शिक्षा से संबंधित। और इसी को साथी हमने बनाया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बनाया, क्या बनाया, मौलिक अधिकार भी बनाया। इसको स्थान दिया अनुच्छेद 21 में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया भारत सरकार ने। तो यानी कि अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे आपके 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यदि पूछ ले साथी मूल संविधान में कितने थे, तो आप आंसर लगाएंगे 0। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े जाते हैं। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन होता है, 11वां जोड़ा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है ऐहोल की राजधानी थी। आप बताएंगे जो ऐहोल थी ये किसकी राजधानी थी। ऐहोल किसकी राजधानी थी, तो याद रखेंगे चालुक्यों की। किसकी साथी, चालुक्यों की। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप याद रखेंगे ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे साथी, जो आपका ऐहोल अभिलेख है। यदि पूछे ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे इसके लेखक है रवि कीर्ति। क्या नाम है साथी इनका, इनका नाम है रवि कीर्ति। जो रवि कीर्ति है ये किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखेंगे पुलिकेशन सेकंड। किसके साथी, जो आपका पुलिकेशन द्वितीय था। कौन था, पुलिकेशन द्वितीय। इसके दरबार में कौन रहते थे, तो रवि कीर्ति रहते थे। और जो पुलिकेशन द्वितीय था ये किस वंश से संबंधित था, तो याद रखेंगे चालुक्य वंश से, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऐहोल आपकी राजधानी थी किसकी, चालुक्यों की। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है जिसका लेखक रवि कीर्ति है।
और रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहता था। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन और रवि और जो आपका पुलकेशन है, इसके मध्य जो युद्ध होता है इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है। और ये युद्ध होता है आपका 618 AD में, यानी कि 618 ईस्वी में इसका वर्णन मिलता है और नर्मदा नदी के तट पर मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे SSC GD ने कई बार पूछा है, घुमा घुमा के पूछा है इसको इस बार। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है जो आपका कोणार्क मंदिर है कहाँ पर स्थित है, सभी को पता होगा। जो आपका कोणार्क मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क नृत्य कहाँ होगा, ओडिशा में, क्योंकि ये कोणार्क नृत्य ये मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में ही होता है। आप याद रखेंगे कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे साथी ये बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने। किसने साथी, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और याद रखेंगे ये साथी गंग वंश का शासक था। किसका साथी, जो आपका गंग वंश था, गंग वंश का शासक कौन था, तो याद रखेंगे नरसिंह देव फर्स्ट था। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो कोणार्क मंदिर है ये आपके 10 रुपये के नोट पर मिलता है। किसके साथी, 10 रुपये के नोट पर भी मिलता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी जो कोणार्क का मंदिर है ये सौर ऊर्जा से संचालित पहला, भारत का पहला मंदिर था। सौर ऊर्जा से, जो आपकी सौर ऊर्जा थी, सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन था, कोणार्क मंदिर था। परंतु अब आपका एक और सूर्य मंदिर है कहाँ पर, गुजरात में, वो भी आपका सौर ऊर्जा से संचालित है। लेकिन यदि पूछे पहला मंदिर कौन था, तो आप याद रखेंगे कोणार्क मंदिर सौर ऊर्जा से संचालित था। इसको बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, गंगवंश का शासक था। 10 रुपये के नोट पर हमको कोणार्क मिलता है। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे आप लोग ओडिशा में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखेंगे जो आपके टंकेश्वर हजारिका बोरबयान है इनका संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। किससे साथी, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। देखो भूपेन हजारिका, टंकेश्वर हजारिका, ये संबंध कहाँ से आते हैं, ये असम से आते हैं। तो असम का ही लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे सत्रिया है। आपका शास्त्रीय जो नृत्य है असम का वो सत्रिया है। तो हजारिका नाम आपको मिलेगा तो क्या लगा देंगे आप, सत्रिया लगा देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो शास्त्रीय लोक नृत्य है इसका उत्पादन यानी कि इसके जन्मदाता कौन थे, तो याद रखेंगे साथी ऋषि शंकरदेव। कौन साथी, ऋषि जो शंकरदेव थे, ऋषि शंकरदेव थे, ये शास्त्रीय लोक नृत्य के उत्पादक करता थे। देखो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है साथी, तो आपको कई बार करवाया है। जो आपका शास्त्रीय नृत्य होता है ये होता है भगवान को समर्पित डांस। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार के कुल कितने हैं, 8 हैं। अभी आपको बताए थे कितने हैं, 8 हैं। तो इनमें पूछा क्या हमसे, टंकेश्वर हजारिका का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे सत्रिया से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे कथक से पूछ ले किसका संबंध है, तो याद रखेंगे बिरजू महाराज। किसका साथी, बिरजू महाराज को आप याद रखेंगे। जो आपके बिरजू महाराज हैं कथक से संबंधित है। इसके अलावा सितारा देवी आपकी किससे संबंधित है, सितारा देवी ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा भरतनाट्यम से पूछ ले तो आप लोग छाप के बताएंगे भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित हो जाएंगे। यदि पूछे कुचिपुड़ी से कौन है, तो आप याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम साथी, यामिनी जो कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से हो जाएंगी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कौन करती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें साथी। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रतिदिन शाम 8 बजे MTS CGL CHSL इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी तरह लाते रहेंगे। ठीक है साथी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रतिदिन शाम 8 बजे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।